ये देश की जनता इतिहास के पन्ने पलट रही है। ये यही कांग्रेस है जिसके शासन में मुंबई पे हमले हुए थे तो इसने पाकिस्तान पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने इस देश में, ये इतिहास की ही बात बोल रहा हूं मैं, वक्फ कानून बना करके इस देश में जिस प्रकार का एक विवाद पैदा किया, ये इतिहास के पन्ने में दर्ज है। ये वही कांग्रेस है जिसने 1950 में नेहरू लियाकत अली समझौता करके भारत के विभाजन के समझौते को नष्ट किया और पाकिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले करोड़ों हिंदुओं के नुकसान का कारण बनी। कांग्रेस ने हमेशा से एक व्यक्तिगत, एक परिवार की संपत्ति बना करके रखने का काम किया। कभी इस देश में सच्चे अर्थों में डेमोक्रेसी को लागू नहीं होने दिया। 47 के बाद से देश जैसा चल रहा था, अब देश वैसे नहीं चलेगा। चाहे आत्मनिर्भर भारत की बात हो, चाहे मेक इन इंडिया की बात हो, चाहे देश में बुलेट ट्रेन चलाने की बात हो, देश की जनता ने नए चीजों को देखना और सुनना प्रारंभ किया। तो प्रारंभिक दिनों में तो किसी को विश्वास ही नहीं होता था कि ये चीजें संभव भी हो पाएंगी। लोगों को लगता था कि अन्य राजनीतिक दलों की तरह यह भी केवल एक राजनीतिक नारेबाजी बनकर के तो नहीं रह जाएगा। लेकिन धीरे धीरे समय बीतते गए और ये सारी बातें सच होना प्रारंभ हो गई। प्रधानमंत्री जी ने जब नारा दिया सबका साथ सबका विकास, तो इस पर भी हमारे विपक्षी विश्वास नहीं करते थे। सबको साथ लेकर के चलना और सबके विकास की सोचना, यह विपक्ष के स्वभाव में ही नहीं था। और आज 11 वर्ष जब पूरे हो गए हैं तो सबका साथ सबका विकास भारत की राजनीति का एक नया दर्शन बन करके स्थापित हो गया है। जिस तरीके से चतुर्दिक विकास किया है वो पूरे दुनिया को आज आश्चर्यचकित कर रहा है। दुर्भाग्य से इसी कालखंड में हमने कोविड का महामारी का विभत्स रूप देखा। ये इस शताब्दी की सबसे बड़ी महामारी थी। पूरी दुनिया तबाह हो गई थी और भारत ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस महामारी का सामना किया, देश के 80 करोड़ लोगों तक मुफ्त में अनाज पहुंचाए गए। देश की 140 करोड़ जनता को 220 करोड़ कोविड के टीके के डोज दिए गए। WHO ने भी माना कि भारत ने कोविड महामारी का सबसे अच्छे तरीके से मुकाबला किया। नहीं तो इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश में कितनी बड़ी संख्या में लोग अपनी जान गंवाते, उसका कल्पना करना भी मुश्किल था। पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के नए नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। प्रतिदिन 35 किलोमीटर से भी अधिक राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण होते हुए देश की जनता देख रही है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य जहां 22 करोड़ से अधिक जनता निवास करती थी, 1 या 2 एयरपोर्ट पे वो निर्भर थे, आज वहां 22 ऑपरेशनल एयरपोर्ट हैं। झारखंड में 2 ऑपरेशनल एयरपोर्ट हैं। 2014 में जहां 6 एम्स हुआ करते थे, आज 23 एम्स हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हर तरफ आपको एक चमत्कारिक विकास होते हुए आप देखेंगे। केंद्र सरकार के पास ये साधन आ कहां से रहा है? ये वही देश है जहां केंद्र सरकार के पास विकास कार्यों के लिए भी विदेशों से ऋण लेने पड़ते थे।
और वो ऋण लेकर के हम विकास कार्यों की योजना बनाते थे और उस विकास कार्य में भ्रष्टाचार के कारण वो पैसा भी कम पड़ जाता था और आधे अधूरे काम हो पाते थे। आज उसी देश में किसी भी विकास कार्य के लिए पैसे की कमी नहीं है। जीएसटी का कलेक्शन रिकॉर्ड स्तर पे है। भारत की जीडीपी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली जीडीपी में से एक है। भारत आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प प्रधानमंत्री जी ने लिया है, जो सपना प्रधानमंत्री जी के साथ आज इस देश की 140 करोड़ जनता देख रही है, देश विगत 11 वर्षों से कंधा मिला करके उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है। के बीच लगातार हम अपने पड़ोसी राष्ट्रों के विभिन्न प्रकार के उपद्रव को भी झेलते रहे हैं। विगत 22 अप्रैल को ही हमने एक बहुत बड़ा हत्याकांड देखा। इस देश ने पहली बार देखा कि जाति और धर्म पूछ करके लोगों की हत्याएं की गई। 1990 में लोग कहते हैं कि इसी प्रकार की हत्याकांड कश्मीर में हुए थे, जिसको आज की पीढ़ी ने नहीं देखा था। उसने वो घटना फिर से आंखों के सामने घटित होते हुए देखी। भारत ने उसके विरुद्ध एक निर्णायक लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की सेना ने पहली बार एक परमाणु शक्ति संपन्न देश के भीतर 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा जाकर के हमले किए। 9 से ज़्यादा आतंकवादी ठिकानों को पूरी तरीके से नस्तानाबूद किए गए। और ये महत्वपूर्ण बात है, ये केवल पीओके में नहीं हुआ, ये पीओके को क्रॉस करके पाकिस्तान की भूमि में बहावलपुर तक जाकर के मस्जिद सुभान अल्लाह जो जैसे मोहम्मद का हेडक्वार्टर है उसे निस्तानाबूद किया गया। पाकिस्तानी सेना के एयर बेस पे हमने हमले किए और कुछ घंटों कुछ दिनों के लड़ाई में ही पाकिस्तान गिड़गिड़ाने लगा। और भारत के इस ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को दिखाया कि भारत रक्षा के क्षेत्र में कितना मारक क्षमता धारण करने वाला देश बन गया है। भारत की ये मारक क्षमता इसके पहले कभी दुनिया ने नहीं देखी थी। जब हमने इतने सटीक रणनीति के साथ दुश्मन के ठिकानों पे निशाने लगाए। अब पीओके तो छोड़ दीजिए, पाकिस्तान के भीतर भी भारत के विरुद्ध किसी भी प्रकार की आतंकवादी घटना को अंजाम देने के लिए किसी भी आतंकवादी समूह को अपने शिविर बनाने के पहले 10 बार सोचना होगा, क्योंकि उन्हें अब पता है कि भारत उनके शिविर पे पाकिस्तान के किसी भी हिस्से पे जाकर के हमला कर सकता है, उसको पूरी तरीके से नस्तानाबूद कर सकता है। ये प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत का एक नया रूप दुनिया के सामने है और ये संभव केवल विदेशों से आयात किए गए अस्त्र शस्त्र के माध्यम से नहीं हुआ है, बल्कि इस युद्ध में बहुत बड़ी भूमिका हमारे अपने देश में बने हुए युद्ध सामग्रियों ने निभाई है। और ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। छोटी सी छोटी रक्षा जरूरत के लिए हम विदेशों पर रहने वाले देश के रूप में जाने जाते थे। बहुत बड़ी संख्या में भारतीय मुद्रा विदेश चली जाती थी। आज अपने ज़रूरत का सामान आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की सोच के कारण हम अपने देश में बनाने लगे हैं। चाहे ब्रह्मोस मिसाइल की बात हो, तेजस लड़ाकू विमानों की बात हो,
भारत अब अपने देश में अपनी रक्षा सामग्री न केवल बना रहा है, बल्कि विदेशी कई देशों को हम एक्सपोर्ट करने की भी स्थिति में हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि अब हमारा जो रक्षा निर्यात है वो 2014 की तुलना में 34 गुना बढ़ गया है और 23,000 करोड़ की रक्षा सामग्रियों का भारत में निर्यात किया है। ये इसकी कल्पना नहीं कर सकते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में विगत 11 वर्षों में ये जो भारत का बदला हुआ रूप है, ये जो भारत के एक मौलिक सोच में बदलाव आया है, ये उसके कारण संभव हो पाया है। इसकी हम आज से 11 वर्ष पूर्व कल्पना भी नहीं कर सकते थे। हर क्षेत्र में, नारी सशक्तिकरण का क्षेत्र हो, किसानों की आय को दुगना करने का विषय हो, हमारे छात्र छात्राओं को एक ग्लोबल सिटीजन के रूप में विकसित करने के लिए नई शिक्षा नीति लाने का विषय हो, हर क्षेत्र में भारत बदलाव कर रहा है। इस देश में अंग्रेजों का बनाया हुआ आईपीसी चला आ रहा था। अंग्रेजों के हम गुलाम देश थे और गुलामों पर शासन करने के लिए मालिक किस प्रकार का कानून बनाता है? वो दंड देने का कानून बनाता है। इसलिए भारत के कानून का नाम दंड संहिता था। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उस कानून को बदला गया और अब भारत न्याय संहिता के रूप में नई कानून की किताब हमारे सामने है। ये भारत की सोच का जो परिवर्तन हुआ है उसको दर्शाता है। ऐसे सभी क्षेत्रों में गुलामी की निशानियों को मिटाने का कार्य हम कर रहे हैं। पूरे देश में राष्ट्रवाद अपने चरम उबाल पर है। प्रधानमंत्री जी के जिस प्रकार से देश में दौरे होते हैं, उनके दौरों से ही भारत के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र में एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की लहर उत्पन्न हुई है और आज पूरी दुनिया भारत को दुनिया का नेतृत्व करने वाले देश के रूप में देख रही है। चाहे यूक्रेन रसिया का युद्ध हो, चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से में कोई अशांति और विवाद पैदा हो, समाधान के लिए अब भारत को लोग पुकारते हैं। समाधान के लिए भारत अब हमेशा आपको प्रस्तुत मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये एक नया भारत है। तो आज ये राजू प्रतिक्रिया देते हुए कहे कि के कार्य कांग्रेस किया है, भाजपा ने पहले इतिहास में। मैं आपके माध्यम से राजू जी को कहना चाहूँगा कि इतिहास की बात तो उन्होंने बहुत अच्छी उठाई है। वास्तव में कांग्रेस को इतिहास पढ़ना चाहिए। देश की जनता तो पढ़ रही है, देश की जनता इतिहास के पन्ने पलट रही है और 1947 से लेकर आज तक कांग्रेस ने क्या क्या कुकर्म इस देश के साथ किए हैं, ये देश की जनता इतिहास के पन्ने पलट रही है। ये यही कांग्रेस है जिसके शासन में मुंबई पे हमले हुए थे तो इसने पाकिस्तान पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। सारे प्रमाण होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की थी। ये वही कांग्रेस पार्टी है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने इस देश में, ये इतिहास की ही बात बोल रहा हूं मैं, वक्फ कानून बना करके इस देश में जिस प्रकार का एक विवाद पैदा किया, ये इतिहास के पन्ने में दर्ज है। ये वही कांग्रेस है जिसने 1950 में नेहरू लियाकत अली समझौता करके भारत के विभाजन के समझौते को नष्ट किया और पाकिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले करोड़ों हिंदुओं के नुकसान का कारण बनी। ऐसे इतिहास के पन्ने पलटे जाएंगे तो कांग्रेस अपना चेहरा किसी को दिखाने के लायक नहीं रहेगी। तो राजू जी को वास्तव में इतिहास पढ़ना चाहिए और ये इतिहास ठीक से पढ़ें। इस देश के साथ कांग्रेस ने क्या क्या अपराध किए हैं, इस देश को किस तरीके से कांग्रेस ने हमेशा से एक व्यक्तिगत, एक परिवार की संपत्ति बना करके रखने का काम किया। कभी इस देश में सच्चे अर्थों में डेमोक्रेसी को लागू नहीं होने दिया।
ये वास्तव में इतिहास के पन्ने पलट करके कांग्रेस को देखने चाहिए।